अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमरीका मामले पर, क्योंकि ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि अमरीकी फ़ौज के सरबरा ने सदर ट्रंप को इस वॉर से निकलने का कह दिया है, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है मिसाइलों का भी काफ़ी हद तक शॉर्टेज पैदा हो चुका है, तो इस जंग से निकलना जो है सदर ट्रंप और अमेरिका के लिए बेहतर होगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि ईरानी खुतबा ने कहा है कि वो साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेंगे और अब शायद मुज़ाकरात नहीं बल्कि अमेरिका के साथ जंग जो है वो करनी चाहिए ताकि इसका बदला लिया जा सके। इस सारे मामले को प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो रहे थे और इस पर काफ़ी हद तक बात की जा रही थी, और अब राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी वफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी। तो क्या सारे मामला जो हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँचने वाले हैं, इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सोलर एनर्जी और लिथियम बैटरियों की मकामी सतह पर तैयारी के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ मिल रही हैं, इससे आवाम किस हद तक फ़ायदा उठा सकती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले बात करेंगे ईरान में आइमा और खतीबों की जानिब से जो तकाजा किया गया है कि साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का बदला लिया जाएगा, और अब ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात से ज़्यादा फ़ौजी कार्रवाइयों पर जोर दिया जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं कि जो तकाजा सामने आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाई है और अब ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात शायद एक दफ़ा फिर सबोटाज हो जाएंगे इस किस्म की स्टेटमेंट्स के बाद। क्या लगता है, इस तकाजे पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि जो ईरान में ये जो क्लर्जी या इनके जुमा के जो खतीब होते हैं, इनको जो इनकी मजहबी जो डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली IRGC उसका हिस्सा है, इनके रहबर जिसके हेड हैं, वहाँ से इसको इशू किया जाता है कि इसके अलावा वो कहीं अपनी तरफ से नहीं बोल सकते। उनको जो दिया जाता है ये उन्हीं का उसी का ये रिजल्ट है कि तकरीबन हर जगह से, कुम से, तेहरान से, कहीं से भी जो खबरें आई हैं उसमें यही कहा गया कि सब इमामों ने, क्लर्जी ने यही किया, फैसला किया। बल्कि उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करते हैं हम मुनाफकत कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात की बात या बस करने की बात कर रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, हमने जो है इंतकाम लेना है। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से उनका एक तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उनके अंदर भी जो एक स्प्लिट है कि जो मोतदिल मिजाज हैं वो चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब हमें मफाहमत की राह, डायलॉग से आगे बढ़ना चाहिए, और वो मसूद पेजिशकियान है और कुछ दूसरे इनके रहनुमा हैं, और दूसरी तरफ इनके हार्ड लाइनर हैं जो ये गलबन ये नहीं चाहते। अब बात ये है कि आपका ये एज्यूम कर लेना, क्योंकि खबरें भी जिस तरह आती हैं कि जी अमेरिका के स्टॉक पाइल्स खत्म हो गए, अमेरिका को नुकसान हुआ है, बिल्कुल उसकी डिप्लीशन हुई है, लेकिन ये कहना या ये मान लेना मिलिटरीली, कम अज कम मेरे लिए, कि अमेरिका के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है वो रीबिल्ड कर सके जो उसकी डिप्लीशन हुई है, ईरान के पास है। जबकि विनो के अगर ईरान के पास है तो वो चाइना से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, लैंड रूट से आ रहा है। और ये जो वाज़ेह डिवाइड है ये वही हार्ड लाइनर का और जो इनके मोतदिल मिजाज इनके जो सियासतदान हैं, ये उसी का फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो प्रेशर मुसलसल मीडिया के ऊपर डाला जा रहा है, मीडिया के थ्रू डाला जा रहा है, ये उसी का हिस्सा है। वरना इंतकाम लेने के लिए तो फिर उनके पास क्या कैपेसिटी है कि वो डायरेक्टली मेन लैंड अमेरिका को स्ट्राइक कर सकते हैं। ऑप्शन होगी रीजन की, तो फिर रीजन में जब फसाद होगा तो फिर कम से कम अच्छा साजिद साहब, आपके दाएं बाएं सारे अगर जो है डिस्टर्ब रहेंगे तो आप कैसे अमन से रह। साजिद हबीब साहब, आपने जो बात की उस पर उनके जो आलम दीन है, ईरानी आलम दीन, वो तो ये भी इंकशाफ उन्होंने किया है कि ईरान अपने मिसाइल की रेंज जो है वो 15,000 किलोमीटर तक बढ़ा रहा है। अब अगर 15,000 किलोमीटर तक बढ़ा रहा है तो उसकी वाज़े तो यही बात है कि वो अमेरिका को अपनी उस जद में लाना चाहता है। और उनका ये भी दावा है कि 2,000 किलोमीटर तक जो है यरूशलेम तो पहले ही हमारे उस पे है, हीट पे, और इसराइल तक हमारी पहले ही रसाई है। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये जो सारा मामला है, क्या सिर्फ इस सोच के तहत जंग जीती जा सकती है? बिल्कुल नहीं जीती जा सकती। मैं समझता हूं कि कई दफा इस तरह की जहनियत के साथ आपने जो फायदा उठाया होता है, मिलिटरीली भी, इखलाकी तौर पे भी, डिप्लोमेटिकली भी, आलमी सतह के ऊपर, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको खोना शुरू कर देते हैं।
अब मुझे बताइए कि अभी तक तो इन्होंने जो रिटेलिएट किया बड़े उसके साथ बड़े हौसले के साथ किया, और इनके पास टारगेट्स अवेलेबल थे इनके पड़ोस में, क्योंकि बदकिस्मती से सारे जितने अरब ममालिक थे उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं, तो वो तो इनको टारगेट मिल जाते थे। अगर बीच में से खित्ते के ममालिक को निकाल दें तो अमेरिका के पास तो हर तरह की कैपेबिलिटी है, आम बॉम्ब से लेकर न्यूक्लियर वेपन, रेडिएशन वेपन तक, और बैलिस्टिक मिसाइल भी जहां तक पहुंचाने की। तो इनके पास क्या कैपेसिटी है? मेरे ख्याल में ये फार फेच्ड बातें हैं। थोड़ा सा इनको अपने जो हार्ड लाइनर से कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह तो फिर कॉन्सेप्ट ही पूरा टॉपसी टर्वी हो जाएगा कि एक मुल्क जो है 40 साल से वो पाबंदियों में है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और अब वो एक सुपर पावर को डिस्ट्रॉय कर सकता है मिलिटरीली। मैं इस चीज को फिलहाल नामुमकिनात में से समझता हूँ। अच्छा आपका डेटरेंस भी उस वक्त एस्टैब्लिश होता है जब उसके पास न्यूक्लियर वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल आपके पास पहुंचने के लिए, और आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल हो जाए उस तक पहुंचने के लिए, फिर एक म्यूचुअली अश्योर्ड, एक जिसको कहते हैं एक डेटरेंस एस्टैब्लिश होता है। अच्छा सर, अब जरा थोड़ी सी दूसरी बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो हैं जनरल डैन केन, उन्होंने भी सदर ट्रंप को ये मशवरा दे दिया है कि ईरान जंग से निकला जाए, क्योंकि इन्हें ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कैन के नज़दीक तनहा फिजाई ताकत जो है उसकी बुनियाद पर ईरान से जंग नहीं जीती जा सकती। सर, अमेरिकी आर्मी चीफ की इस सोच पे आप क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको याद होगा कि जंग शुरू होने से पहले भी जो इनके कुछ मिलिट्री माइंड थे जिनको इन्होंने और हेड्रेथ ने फायर कर दिया, और इवन इनके जो पुराने एक कमांडर इन चीफ थे, सेंटकॉम के भी रहे और उसके बाद वो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ भी रहे, उन्होंने भी मशवरा दिया था कि ये आप मत करें। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एज ए मिलिट्री मैन, देखिए डिफेंस सेक्रेटरी हो वो एक सिविलियन आदमी है, ट्रंप एक सिविलियन आदमी है, जो कमांडर है इनकी सारी फोर्सेस का, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, उसको एग्जैक्टली पता है कि इसके रेपरकशन क्या होंगी। इसलिए मैं अगेन कनेक्ट करूंगा कि भाई हमारे तो 6 अड्डे उनके पड़ोस में मौजूद हैं जिसके ऊपर वो पहले भी अटैक कर चुके हैं, और ये 6 या 7 मुल्क हमारे इत्तेहादी हैं। अगर हमने उस तरह से रिटेलिएट किया, आप क्यों बात करके वो न्यूक्लियर वेपन्स की पीछे हट गए? इसलिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन सिर्फ ईरान तक तो महदूद नहीं रहनी। क्यों वो पीछे हट गए कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा कि मैं इनकी एनर्जी को और पानी की और सप्लाई को इनको हिट करूंगा, कि अगर इन 6 मुल्कों पे करते तो अमेरिका का तो सफाया हो जाता यहां से, कम से कम इत्तेहादी के तौर पे। तो बहुत सेंसिबल वो बात कर रहे हैं, और आई थिंक बड़ी अच्छी बात है कि उनके साथ ट्रंप तक पहुंचने से पहले उसने बाकियों से भी बात की है, मार्को रूबियो से बात की है, जेडी वेंस से बात की है। जेडी वेंस भी एक मोतदल मिजाज शख्सियत है, वो शुरू से भी इस जंग की फेवर में नहीं थे। तो देखिए एक और फर्क जो हम जैसे मुल्कों में, ईरान में और अमेरिका में है, कि हमारे लोग, जब हमारे फौजी जवान हैं उनके ऊपर पाकिस्तान पे वक्त आता है तो वो जान देने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मर्सनरीज के तौर पे अमेरिकी वहां से आते हैं। क्या ख्याल है कि वो आके उस तरह से लड़ लेंगे जिस तरह एक पाकिस्तान का जवान जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ, या कि तो ईरान वो कर सकता है, ईरान वो कर सकता है। तो जिसको वो कहते हैं कि ये अपने फौजियों को, दे डोंट वांट टू पुट देम इन हार्म्स वे, यानी कि खतरे के रास्ते में कम से कम लाना चाहते हैं, इसलिए एयर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। और अच्छा साजिद हबीब साहब, बिल्कुल ये भी एक वैलिड रीज़न है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका पीछे हटना शुरू हो गया, ये भी खबरें आ रही हैं कि इनके पास जो मिसाइल के ज़खायर थे वो कम होना शुरू हो गए हैं, और 5 किस्म के मिसाइल है जिनके ज़खायर इनके पास काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो ये भी एक वजह बताई जा रही है कि अमेरिका ईरान वॉर से पीछे हट रहा है। तो क्या लगता है आपको ये मिसाइलों की किल्लत का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है? इसकी अमेरिका की इस पतली जंग सूरत हाल पर अब क्या कहेंगे? कितना टाइम लगता है आपको लगेगा कि अमेरिका दोबारा अपनी मिसाइल जो है प्रोडक्शन बहाल कर सकता है? इसमें कितना टाइम दरकार होता है? इस पर भी मुझे प्लीज बताइएगा। देखिए जो उनके थॉट सिस्टम और पेट्रियट सिस्टम है, उनकी प्रोडक्शन जो जितनी इनको रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने में इनको कम से कम 2.5 से 3, 3.5 साल या 4 साल लग सकते हैं उसको पूरा करने में। देखिए एक अमेरिका एक सुपर पावर है जिसका मुकाबला पिछले
30 वर्षों से कम जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है, उसका चाइना के साथ है। और चाइना मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, हर तरह से मुसलसल इस तक पहुंच रहा है। तो उसका अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो उसका कल को ये बात अमेरिका के रिटायर्ड जनरल कह चुके हैं कि हमारे पास अब वो ताकत नहीं है कि अगर चाइना के साथ हमारी ताइवान के इशू के ऊपर जंग हो जाती है तो हम मिलिटरीली इतने इस वक्त स्ट्रांग नहीं है, हमारे ज़खायर इतने नहीं है कि हम लड़ चुके हैं। तो ये भी अमेरिका को ज़हन में रखना पड़ता है या उसके कमांडर्स को कि हमारी असल जिससे राइवलरी है, ताइवान बहुत बड़ा इशू है उनके लिए। तो अगर वो वहां जंग शुरू हो जाती है तो ये तो बिल्कुल रह जाएंगे। इसलिए उनके वॉर रिजर्व्स ईरान के मुकाबले के लिए नहीं है, उनके वॉर रिजर्व वो चाइना के मुकाबले में जो कि डिप्लीट बिल्कुल हो चुके हैं और उनको कवर करने में उनको 3 से 4 साल लगेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरान ने जो इसराइल और अमेरिका के तबाहशुदा तैयारे हैं उनकी जो नुमाइश कर दी है तो पेश कर दिया, और तस्वीर में अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे की बाकियात भी दिखाई गई हैं। इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे, क्या ये नफसियाती हरबा है कोई? जी बिल्कुल नफसियाती हरबा है। F-15 जो एक वो हिट हुआ या क्रैश हुआ, बिल्कुल उसका नुकसान हुआ था और उसी का पायलट है जिसको पकड़ने के लिए इन्होंने कितना लंबा वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। फिर उसके लिए इन्होंने 2 C-130 भी भेजे सॉरी, जो मैं अभी भी समझता हूं कि वो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, वो इनकी न्यूक्लियर तंसीबात तक कमांडोज पहुंचाने का इरादा भी था। एक पायलट को लाने के लिए आपको 2 C-130 नहीं चाहिए होते और मल्टीपल वो नहीं चाहिए होते। तो ये बिल्कुल गिराए गए। F-15 का जो है वो क्रैश हुआ या गिर गया, आपने तो क्लेम करना है, और वो बिल्कुल नफसियाती तौर पे दूसरे जो C-130। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जनाब वो ये है कि जो उनका एक हराम वो जो उन्होंने जो ड्रोन है उसको तकरीबन सही हालत में, अमेरिका के लिए सबसे वरीसम बात वो है कि ये आमतौर पे अपनी चीजें जहां छोड़ते हैं वो बेशक वो 2 C-130 हो उसको तबाह करके जाते हैं ताकि उसके इंस्ट्रूमेंट और कैपेबिलिटीज को ये जिसको रिवर्स इंजीनियर ना कर सकें। लेकिन ये जो ड्रोन उन्होंने प्रोबेबली उसको इलेक्ट्रॉनिकली हैक करके लैंड करवाया है, ये मेरे ख्याल है अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी है कि फिर इसको ईरानी और ऑब्वियसली चाइनीज ये उसको देखेंगे और उसको रिवर्स इंजीनियर करके उसका काउंटर या उससे बेहतर चीज बना लेंगे। अच्छा एयर वाइस मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का जो ये मुआहदा हुआ है, इससे सर इसराइल और इंडिया में तो कोहराम मच गया है। इंडिया अभी अपनी दब्बर को भूला नहीं, ऊपर से ये मुआहदा भी हो गया। तो सर ये आप इसको किस पे राय में देखते हैं सर? इसका खित्ते में ख़ास तौर पे और पूरी दुनिया में बिलअमूम क्या असर होगा सर? देखिए, जहां तक इसराइल की और बल्कि मुझे कहना चाहिए जब तक के जहां तक के मदरलैंड और फादरलैंड की बात है वहां तो बिल्कुल आग लगी हुई है। बिकॉज दोनों के अजाइम जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए। जो पहले हमारे ऊपर कोशिश की गई और उनको बहुत बुरी मार पड़ी, और बल्कि मैं कहूंगा कि एक तरह से देखा जाए तो ये मोदी की हिमाकत थी जो उसने ये पहलगाम वाला इशू बना के पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की कि वहां से इसका डिक्लाइन, वहां से इनकी ग्लोबल डिप्लोमेसी में इनकी शिकस्त और नीचे गिरना शुरू हुए, और वहां से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बरकत दी और वहां से पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की नॉर्मल जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसको एक इसको महमेज मिली। और वहां से करते करते हमने ना सिर्फ जंग रुकवाई, वो चलती रहेगी, इनके मसले आपस में ईरान अमेरिका के चलते रहेंगे इनके बहुत बड़ी, लेकिन उसका जो एक सॉलिड चीज अब निकली है वो ये मुआहिदा है जिसकी निशानी पहले पाकिस्तान सऊदी अरब के मुआहिदे से हुई। और देखें ना कि ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका के होते हुए, अमेरिका के अड्डों की मौजूदगी में सऊदी अरब का पाकिस्तान के पास आना, फिर पाकिस्तान का सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को निस्बतन बेहतर करना कि वो जनाजे में उनका वफद गया वहां पे मिलने के लिए। इसी तरह तुर्की वाले भी गए। एक जमाना था जब तुर्की और ईरान को एक दूसरे का दुश्मन समझा जाता था, सऊदी अरब ईरान को समझा जाता था। तो ये जिनको उधर इसराइल को और इधर मोदी को, इनको तो आग लगती थी। ये जो एक रीजनल चेंज आई है इसकी मेरे नजदीक ग्लोबल इसकी जो है आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। वो जो हम बात कर रहे थे जब जंग के दिनों में कि ग्लोबल साउथ बदलेगा, यस ये ग्लोबल साउथ बदलेगा। अच्छा साजिद हबीब साहब, ये भी सुनने में आ रहा है, लेकिन सर इस पे ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि माशाल्लाह से एक फौजी बैकग्राउंड रखते हैं सर, तीनों मुल्कों की अगर ताकत देखें, सऊदी अरब का पैसा, तुर्किया की ड्रोन टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई महारत
और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया हो या फ़ौज हो और प्रोफेशनलिज्म, तो ये जो सर तीनों मुल्कों की जो मुश्तरका ताकत है, आप क्या नहीं समझते कि इस खित्ते के अलावा पूरी दुनिया में ये अपनी दाग बिठा सकते हैं सर? और मेरा भी ऐड ऑन कर लें, इसी से रिलेटेड है, ये भी सुनने में आ रहा है कि भारत, इसराइल और यूएई के दरमियान भी कोई मुआहिदा हो सकता है। इसकी भी खबरें काफ़ी सामने आ रही हैं। इस बारे में भी बताइएगा कि आपकी क्या राय है। इमरान साहब के बाद जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इमरान साहब ने बात की कि ये बिल्कुल इसकी जो आलमी सतह के ऊपर इसके नताइज निकलेंगे। और आप देखिए कि इसी दौरान में, इससे पहले कितने ही ममालिक के जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं वो आके हमारे फील्ड मार्शल से मुलाकात कर चुके हैं, हमारे सर्विस चीफ से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें कुवैत भी है, बहरीन भी है, इजिप्ट भी है, लीबिया भी है, यमन भी है। तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी और इसके जो असरात हैं वो दूर देखो। लोग एक बचकाना सी बात पूछते हैं कि क्या एक मुल्क पे जंग हुई तो दूसरे मुल्क भी जंग करेंगे? भाई ये नहीं होता। ये मुआहिदा इटसेल्फ एक डेटरेंस होगा भारत के लिए। कल को उसको सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने पाकिस्तान के साथ जंग रोकने की कोशिश की तो सऊदी अरब की माशी कुव्वत और तुर्किया की जो मिलिट्री कुव्वत है ये पाकिस्तान को शामिल होगी। जंग में फिजिकली आना जरूरी नहीं होता। स्पोर्ट नेटो कंट्रीज क्या करते हैं, तो ये बिल्कुल इसके असरात होंगे। और जो अभी आपने बात की है, दूसरा पॉइंट क्या था आपका? यही कि इसराइल, भारत और ये जो ममालिक हैं यूएई, इनके दरमियान भी कोई ऐसा मुआहिदा हो सकता है, इस पर भी बात हो रही है। ये अगर ऐसा मुआहिदा करता है तो यूएई अपने आप को पूरे खित्ते में आइसोलेट कर रहा है और ये बहुत बड़ी हमाकत होगी जो उसने पहले किया है इजराइल के साथ मिलके। यस, नेक्सस है इनका, बिल्कुल इनका नेक्सस है, भारत का, यूएई का और इजराइल का नेक्सस है। साजिद हबीब साहब, खबरें तो ये भी हैं कि मोदी ने जब इस मुआहदे के बाद नेतन्याहू को फ़ोन किया तो उसमें उन्होंने ये तजवीज़ पेश किया कि जी अब हमें भी फौरी तौर पे यूएई के साथ मिला के तो तीनों मुल्कों को ये मुआहदा करना चाहिए। क्योंकि सर आपके सामने ये सारी सूरत हाल के इसराइल और जो इंडिया है ये मिल के सऊदीया और यूएई के दरमियान भी इख्तलाफात को मज़ीद हवा देते हैं हमेशा से। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा यूएई के लिए कि सऊदी अरब मिडल ईस्ट का सबसे एक समझ लीजिए कि ताकतवर, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी एक मुल्क है। तो मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है यूएई के इस तरह का एग्रीमेंट करे जिसमें कोई इसी तरह की बात हो कि एक के ऊपर हमला, बाकी दोनों के ऊपर या तीनों के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। हो सकता है कोई एक कोऑपरेशन का कर लें कि ट्रेनिंग या इस तरह की बातें करने के लिए कर लें। वो तो पहले भी उनकी चल रही है, इजराइल और इंडिया के चलते हैं। इनके MiG-21 को वो जो अभिनंदन का गिराया था वो 4th जनरेशन अपग्रेड इजराइल ने किया हुआ था। तो इस तरह की चीज हो सकती है, लेकिन लेट्स सी के यूएई ये हमाकत करता है या नहीं। बिल्कुल साजिद हबीब साहब, एक हमाकत ही होगी अगर इस किस्म का कोई होता है कोई पॉइंट। अच्छा, मुझे साजिद हबीब साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी ये भी कहा जा रहा है कि मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इस मुआहदे के बाद, इस पर भी बताइएगा कि मुआशी लिहाज से भी हमें कोई फ़ायदा मिल सकता है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी कहा गया कि बाकी मुल्कों पर हमने ये दरवाजे बंद नहीं किए, मज़ीद ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। इसके कितने इम्कानात हैं? क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में कौन से मज़ीद ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं इस मुआहिदे में? पहली बात तो ये कि मुआशी तौर की जो आपने बात की है, तो मैं ज़ाती तौर पे एज ए पाकिस्तानी चाहता हूँ कि हम ये ना करें कि हम सऊदी अरब को जो है हम अपने ट्रूप्स देंगे, अपने जहाज वहाँ डिप्लॉय करेंगे, उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। ये नहीं करना चाहिए भाई। मैं एक ले मैन हूँ माशियत में, कम से कम इतना करें कि वो जो IMF से आपने कुछ बिलियन मांगने हैं वो उससे जान छुड़ा के आप दोस्त मुल्क से ले, कर्जे हंसना के तौर पे ले, नेक नीति के साथ अपने इंटरनल मौशी हालात को बेहतर करे, एनर्जी सेक्टर को, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने पाँव पे खड़े हों, उनका पैसा उनको वापस करें। और ये मौशी अगर कामयाबी हासिल करनी है तो इस तरह से करना होगी, नॉट के हम सर्विसेज देंगे मर्सनरीज के तौर पे और हमें वहां से पैसे मिले। ऐसी सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ऐसी नहीं होगी। जहां तक दूसरा आपके सवाल का हिस्सा है, मुझे उम्मीद है कि इसमें कतर, इसमें मिस्र,
इनके तो मुझे कम से कम उम्मीद है कि ये आने वाले वक्तों में हो जाएंगे। शायद ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईरान का मामला सेटल हो जाए। देखिए ना, ईरान हौतियों को सपोर्ट कर रहा है, हौती सऊदी अरब के साथ लगे हुए हैं, ये कांटा बीच में से निकल जाए हौतियों वाला और ये प्रॉक्सी जो है एक दूसरे की, इससे अगर ये बच निकलते हैं तो फिर मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल करेगी कि हमारी बका हमारे आपस में मिलके रहने में है। हमारा जो डिफेंस है हमसे अच्छा मिलके कोई नहीं कर सकता, ना कि कोई 10,000 मील दूर बैठ। बिल्कुल ठीक है। ईरान अमेरिका मामला अगर रिजॉल्व होता है तो इसमें शायद मजीद भी पेशरफ्त हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। नून लीग आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी, राना सनाउल्लाह का दावा, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आ रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली हुई है और अब मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ कहा है, पहले वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। ये एक्शन कमेटी वालों के साथ भी बैठेंगे। इनका सबसे पहला काम ये होगा कि इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करें। एक्शन कमेटी में 99% लोग जो हैं वो आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं। अगर कोई 1-8% लोग ऐसे हैं जिनका कोई एजेंडा और है, हम उनको नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की मौजूद है और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। अच्छा इमरान साहब, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई है कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन है उधर तो इलेक्शन के बाद अब नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है, इस पर आप अपना क्या तबसरा करेंगे? क्या लगता है आपको? उन्होंने ये भी कहा है कि उल्टी गिनती गिनने वाले जो हैं वो सीधे हो जाएंगे, तो इस बारे में बताएं, क्या आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, मैं राना साहब की इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब हुकूमत बनाने जा रही है। आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत बनेगी। लेकिन राना साहब अभी जो आपने शॉट चलाया उनका, उसमें फरमा रहे थे कि कश्मीर एक्शन कमेटी में 99% जो हैं वो आपके और हमारे भाई हैं, मुद्दे वतन हैं। बिल्कुल, मैं खुद ये समझता हूँ कि अक्सरियत जो है उनमें भी वो बेवतन ही होंगे। लेकिन क्या करें कि पहले यही वज़रा आके इसी हुकूमत के वज़रा आके हमें समझाते थे और इदारों की तरफ से बताया जा रहा था कि कश्मीर एक्शन कमेटी जो है वो सारी दहशतगर्द है, गद्दार है। तो पहले ये मामला देख लें, राना साहब भी अपनी हुकूमत से भी बात कर लें और जो इस आड़ में, एक तो ये कि नाजायज़ किसी के साथ ना हो और दूसरा ये कि जो दहशतगर्द हैं उनको करार वाकई सजा मिले और जो जो वाकई बेवतन है उनको कौमी दायरे में बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए। उनके जायज़ मुतालबात भी मानने चाहिए। लेकिन एक ऐसा प्रेशर ग्रुप या एक ऐसा ब्लैकमेलर ग्रुप नहीं होना चाहिए जो पूरी रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा है ना कि कुछ नहीं होगा, पीपल्स पार्टी विफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी, ये भी स्टेटमेंट जारी की है उनकी जानिब से। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर आसिफ अली ज़रदारी भी इस वक्त लाहौर के दौरे पर है, 2 दिन का दौरा है। इस बारे में बताएं कि ये जो दौरा है ये किस तनाजुर में किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि इसमें? बात तो ये कि ये सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का शेड्यूल दौरा है। ठीक है, ये कोई ऐसा दौरा नहीं है कि वो अचानक से इमरजेंसी में यहाँ तशरीफ़ ले आए। ये पहले से तय था। वो अपने यहाँ दोस्तों से भी मिलेंगे, अपनी पार्टी के रहनुमाओं से भी मिलेंगे और यहाँ वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करेंगे। अब ये बात जो कही जा रही है कि जी मुस्लिम लीग नून से, तो फौरी तौर पे मुस्लिम लीग नून से कोई शेड्यूल तो नहीं है मीटिंग, लेकिन सियासतदान है, सियासतदान आपस में मिल भी सकते हैं। हो सकता है उनकी कोई मुलाकात हो जाए, लेकिन फ़िलहाल इस तरह की कोई मुलाकात तय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब एक बड़े समझदार, ज़ीरक इंसान है और सियासत को, रमूज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सियासत को। करेक्ट। उन्होंने उसी दिन साबित कर दिया था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी और उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, उससे उन्होंने साबित किया कि वो कौमी दायरे में रहने वाले एक खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे मामला ये है कि
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह की मर्जी बात करें, लेकिन जरदारी साहब के मुंह से आपने कभी इस तरह की बात नहीं सुनी। पीपल्स पार्टी के पास देखें सदर ममलिकत का ओहदा, पीपल्स पार्टी के पास चेयरमैन सेनेट का ओहदा, पीपल्स पार्टी के पास गवर्नर पंजाब का ओहदा, पीपल्स पार्टी के पास गवर्नर केपी का ओहदा, पीपल्स पार्टी के पास बलूचिस्तान की हुकूमत। मुझे ये बताएं कि फिर पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत है कि ये सारे जो ओहदे हैं आईनी वो छोड़े। और सुहेल वड़ाई साहब जो हमारे दोस्त, उस्ताद, भाई, सीनियर साफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, अब तो उन्होंने भी कह दिया कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अभी यही हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मामला ये है कि ये वाली जो हुकूमत है उस पे दिन चाहे मुश्किल हो आसान हो जो भी है, बज़ाहिर इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत की मकबूलियत हो या ना हो, कबूलियत पूरी है। अच्छा। अभी तक कबूलियत में कोई कमी नहीं है। लेकिन इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं इमरान साहब, पीपल्स पार्टी और PMLN के, आपको लगता है कि इन इख्तलाफात में कुछ कमी वाक़ई होगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों कहा कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मामला संभाल लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जिस किस्म की स्टेटमेंट्स टीवी पर दे रहे हैं, बात है, आपको कौन से इख्तलाफात नजर? ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद तो कुछ और ही नजर आ रही है मामला। ऐसे थे पहले दिन से ही। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी जब भी कहीं पे कोई इलेक्शन हारती है तो इस तरह की गुफ्तगू होती है। और जब गिलगित बल्तिस्तान की बात है, मैं आपसे कई दफा कह चुका हूं कि उस आईनी तरमीम मंजूर करवानी थी, इसलिए उनकी झोली बढ़ दी गई। अब वो हर जगह पे इस तरह के मजे चाहते हैं, तो एक टिकट में आप 2 मजे तो ले सकते हैं, 3-4 मजे नहीं ले सकते। अच्छा इमरान साहब, इस पर भी कमेंट लेना आपका बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में चेयरमैन नैब को नैब की कारकर्दगी और करप्शन के हवाले से सवाल उठाए गए हैं, इस पर भी बताइएगा कि अंदर की क्या स्टोरी है। मैं क्या बताऊं, चेयरमैन नैब जो हैं नज़ीर अहमद भट्ट साहब, उन्होंने खुद सारी सूरत हाल बता दी है। उन्होंने अपनी बेबसी खुलकर बयान की है। वो कहते हैं मेरे हाथ तक खोलो। वो मामला ये है कि नैब के पास अब कोई कानून ही नहीं है। नैब ने अगर 50 करोड़ से कम करप्शन पे कोई तहकीकात ही नहीं करनी, कोई केस ही नहीं करना, तो फिर वो बेचारे क्या करे, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। तो वो तो कहते हैं आप करें, मैं आपको सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मैंडेट तो दें। वो एक जो है ना, आपने सुना है एक फीमेल है, हाँ। एक मेल है और एक शी मेल है। हाँ। तो एक शी मेल जो है ना, जरा मजाक बात कर रहा हूँ, हाँ, उसकी डेथ हो गई ना, तो फरिश्ते हिसाब करने आ गए। तो उसने कहा हिसाब दे, उन्होंने कहा पहले मैंने दसो, मैंने दिता कि इसी जरा हिसाब लेना आ गए। तो नैब के पास, नैब ने बड़े, आपने देखा है नैब पे इतराज़ात भी उठते रहे हैं, माजी में खुद भी इस प्लेटफॉर्म पे भी बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन अब उसके दांत जो है ना नैब के, वो दांत अब वो तेज़ नहीं रहे। नैब के पास इख्तियारात तो हैं, इख्तियारात नहीं है उस तरह से, जिस तरह से ये भी बात की जा रही है कि छोटे स्कैंडल से ज़्यादा इनको बड़े स्कैंडल्स पर तवज्जो देनी चाहिए, जो बड़े करप्शन के स्कैंडल्स हैं, जिस तरह से नीलम जहलम मंसूबा भी है। देखिए पहले तो इनके पास बहुत इख्तियारात थे, उसके बाद इख्तियारात इनके अब वो वाले नहीं रहे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, इनके पास जो है उसमें ही करें, उनको पकड़ने। मलिक रियाज वाला मामला भी आपके सामने है। देखिए मलिक रियाज एक अकेले नहीं है, चले एक टेस्ट केस ही बना लें भाई। मैं कहता हूँ मलिक रियाज साहब अगर कसूरवार है तो उनको सजा दें, लाएं, दुबई तो ले आ नहीं सकते। अलमिया देखे ना आपके, ये कहते हैं इस्टेब्लिश के जी एक बंदा करप्ट है, उसको ला के सजा नहीं दिलवा सकते। तकादा महकमा तका दियाँ गल्ला। इशू ये है कि आप किसी को टारगेट ना करें, लेकिन जो लोग हैं करप्ट उनको कटहरे में लाएं, उनसे कुछ वसूल करें। इमरान खान साहब ने भी बड़ा शोर मचाया था PTI की हुकूमत में कि हम वो करेंगे, किसी से लूटी हुई दौलत का 1 रुपया वापस नहीं था आ सका। तो ये अलमिया ये है कि ये जो लोग हैं जो वाइट कॉलर जराइम करते हैं, ये बातें तो सारी हुकूमतें करती हैं, लेकिन हमें बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, एक आम शहरी के, मैं तो उस दिन इनकी कारकर्दगी मानूंगा जब ये वाकई को लुटी हुई दौलत वापस लाएंगे। तो मलिक रियाज को वापस लाने में नाकामी किसकी आप समझते हैं? पूरा निज़ाम की नाकामी है या आपको क्या लगता है? ये आपकी नाकामी है, मेरी नाकामी है। हमारी कैसे? हमारी ऐसे कि जो बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, जिम्मेदार तो आखिर में अवाम ही है। और भाई जो हवास हैं या जो इदारे हैं या जो सियासतदान हैं, वो तो मासूम बन के निकल जाते हैं। FBR काम नहीं करता, टैक्स हम पे लग जाता है। इदारे काम नहीं करते, भुगतना हमें पड़ता है। तो अब ये मलिक रियाज साहब हों या कोई भी हो,
अगर कोई मुल्जिम है या मुजरिम है तो उसको लाना इदारों ने, मैंने और आपने तो नहीं लाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इदारों को मज़ीद इस पर जो है वो काम करना चाहिए। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे नेट मीटरिंग कवानीन के निफाज के बाद पाकिस्तानियों ने नया मुतबादिल तलाश कर लिया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, नेपरा ने सोलर रेगुलेशन 2026 में तरमीम की है और 25 किलो वाट सोलर सार्फिन के लिए मंजूरी का इख्तियार बिजली तकसीमकार कंपनीज़ को दिया गया है। इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। डॉक्टर खालिद वलीद, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप इस तब्दीली को? क्या इससे सोलर सार्फिन के लिए कुछ आसानी पैदा होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले वो नेपरा के पास था, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास आएगा तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शायद बढ़ जाएगा। शायद रिस्पांस टाइम उनका ठीक हो जाना चाहिए उसूलन, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से बढ़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो रेगुलेशन में साथ में इख्तियार ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो डिसाइड करेंगी कि ट्रांसफार्मर जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है और उस पर कितना सोलर जो है वो लग सकता है। तो अगर एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रेवेन्यू कम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर लगने से, तो फिर शायद वो इसको एक टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं डिले करने में नेट मीटर्ड कंज्यूमर को या नेट बिलिंग कंज्यूमर्स को। तो उस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा नेपरा को किसी ना किसी एक वे में, जो कि एज अ रेगुलेटर, एक वॉचडॉग का, एक रेगुलेटर का किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। और चूंकि सोलर जो है वो पाकिस्तान को इस क्राइसिस के टाइम में एक कुशन प्रोवाइड करता है, तो नेपरा को रेगुलेटर से हटके एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर पे आए। और खासतौर पे अब जो बैटरी का रेवोल्यूशन आ रहा है, अगर पिछला साल सोलर का था तो ये साल जो है वो बैटरी का होगा और उससे अगले साल भी, तो लोगों को थोड़ा सा इंकरेज करना चाहिए ताकि ये जो RLNG का क्राइसिस है, ये जो महंगी बिजली का क्राइसिस है, इसको सॉल्व किया जा सके। डॉक्टर खालिद वलीद साहब, गुजारिश ये है कि जिस तरह से सोलर पॉलिसीज़ में तब्दीली की गई और जिस तरह से कीमतें कम करके आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने, जिस तरह से आपने ख़ुद कहा कि ये साल लिथियम बैटरियों का होगा, तो उसका बेहतरीन हाल ये निकाला कि वो अब नेशनल ग्रिड में बिजली बेचने की बजाय कोशिश करते हैं कि बैटरियां लगा के तो उस पर वो लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों में उसको स्टोर करें और उसको इस्तेमाल करें। आपके ख्याल में ये जुगाड़ है या बेहतरीन हल यही है? देखिए, बेहतरीन हल तो यही है कि आप जो है वो जब आपकी बिजली की मार्जिनल कास्ट जो है वो कम से कम है, जो कि दिन के टाइम पे होती है, उस टाइम पे आप स्टोर कर लें और उस टाइम पे सरप्लस भी होती है। और जब पीक में आपकी मार्जिनल कास्ट बढ़ती है, आपको महंगे पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं, वो इसी वजह से चलाने पड़ते हैं कि सभी लोग वापस ग्रिड पे आते हैं। तो अगर वो अपनी बिजली स्टोर करके खुद से यूज करते हैं तो वो मार्जिनल कास्ट इवनिंग पीक जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ में ग्रिड को भी देखना है कि ग्रिड ने क्योंकि पैसे देने ही देने हैं, बेशक वो मार्जिनल कास्ट कम हो, ज्यादा हो, इवनिंग पीक हो, लोअर पीक हो, मॉर्निंग पीक हो, आपने कैपेसिटी पेमेंट्स तो देनी ही देनी है। साथ में अगर जब तक आप लिथियम आयन बैटरीज की तरफ या सोडियम आयन बैटरीज की तरफ तो जा ही जा रहे हैं और वो लोग खुद जा रहे हैं, हुकूमत को ये करना है कि जो IPPs हैं और हुकूमत के जो प्लांट्स हैं, खासतौर पे वो जो कि यूटिलाइजेशन रेट भी कम है उनका, चलते भी नहीं है लेकिन पैसे लेते हैं आपसे कैपेसिटी चार्जेस के, उनको साथ साथ अर्ली रिटायर भी करना है। तो मेरे ख्याल में ये 3 तरह के सोल्यूशन को आपको इकट्ठा करना होगा। एक आपका सोलर पैनल्स हैं, दूसरा आपका बैटरीज है और तीसरा आपको ग्रिड मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट करनी है कि जो कैपेसिटी पहले से लगाई है उसको कैसे रिटायर किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमेशा अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, तकरीबन जब भी हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाते हैं इस पे बात होती है। अब बहुत सारे जो हुकूमती वुज़रा हैं उनका ये मानना है कि जनाब क्योंकि वो एग्रीमेंट हो चुके हैं उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप एक आम पाकिस्तानी को ज़रा समझाएं कि अगर IPP से जान छुड़ानी हो तो अर्ली रिटायरमेंट कैसे हो सकती है, आसान हल क्या है? देखें, आपका जो चाइना हब का पावर प्लांट है वो पिछले 3 महीने में उसने कोई बिजली प्रोड्यूस नहीं की, लेकिन फिर भी हमने बिलियंस ऑफ रुपीस उसको दिए हैं क्योंकि आपने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बंद कर दें या उन पावर प्लांट्स को बंद कर दें, मैं कह रहा हूँ आप रीनिगोशिएट करें चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ और उनको बताएं कि ये वाले पावर प्लांट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए खतरा बन चुके हैं, आपको पैसे और अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस है, आप इसमें री इन्वेस्टमेंट करें, रीफाइनेंसिंग करें और इन पावर प्लांट्स को
बैटरी एनर्जी स्टोरेज में चेंज कर दें। अगर आप इस पे ग्रिड स्केल सोडियम आयन बैटरी लगा देते हैं और दिन में आप जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं सरप्लस में वो इधर स्टोर करके रात में देते हैं, तो एक बड़ा फाइनेंशियल बड़ा अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। साथ साथ में आपको ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये भी हो जाएंगे। अब हुकूमत क्या कर रही है, वो इससे उल्टा कर रही है। वो जब भी रीनिगोशिएट की बात करते हैं चाइनीज के साथ तो वो करते हैं कि इसको इंपोर्टेड कोल से शिफ्ट करके थर्ड कोल पे ले जाएं। हालांकि चाइना का एक एग्रीमेंट है कि वो किसी भी कोयले के प्लांट में अब दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऑफशोर। तो चाइना के साथ जब भी रीनिगोशिएट किया जाए तो इन बुनियादों पे किया जाए, वो मान भी जाएंगे, पूरी दुनिया भी उसको अप्रिशिएट करेगी, आपकी इकोनॉमी भी ठीक होगी, एनर्जी भी ठीक होगी और ये जो आपके क्लाइमेट के मसले हैं ये भी ठीक होंगे। और हो सकता है कि आप क्लाइमेट फाइनेंस को अट्रैक्ट कर सकें। एशियन डेवलपमेंट बैंक बाकायदा डॉलर्स देता है अपने एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म के तहत, अगर आप इस तरह के सॉल्यूशंस लेके आते हैं। लेकिन जब भी बात की जाती है चाइना से तो वो इस तरह की जाती है कि आप इसको इंपोर्टेड कोल से थर्ड कोल पे कन्वर्ट कर दें। हालांकि शायद उस प्लांट की अब जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपका जो सोलर पैनल्स हैं और आपका जो ग्रिड है उसमें काफी बिजली जो है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध के शहर खैरपुर में लिथियम के बड़े आला म्यार के जो है ज़खायर वो दरियाफ्त हुए हैं, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि सिंध में इसकी तलाश मज़ीद बढ़ा दी जाए। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे अगर लिथियम के ज़खायर प्रॉपर मिल जाते हैं तो फिर पाकिस्तान में लिथियम बैटरियों की जो सनत है उसको कितना फ़रोग मिल सकता है? जी देखें, फ्यूचर यही है कि आपने बजाय इसके कि आप बाहर से मंगाएं बैटरीज, आपको इंडिजनाइज करना है, मुल्क में बनानी है, मकामी इंडस्ट्री को फरोग देना है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यह है कि अभी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, उनको किस तरीके से आपने इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना है। अफ्रीका में भी बड़े ज़खायर हैं, वहाँ पे ये होता है कि आप रॉ मेटल जो है वो चाइना को वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और चाइना फिर प्रोसेस करता है। अफ्रीका जो है वो कोई अराउंड 70% ऑफ द लिथियम अफ्रीका प्लस ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन चाइना के पास 90% ऑफ द प्रोसेसिंग कैपेसिटी है दुनिया की लिथियम को प्रोसेस करने की। तो पाकिस्तान को ये देखना होगा कि किस तरीके से CPEC का जो फेज़ 2 है उसको यूज करते हुए पाकिस्तान चाइनीज इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करके अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है लिथियम जो ऑपरेटेबल लिथियम है उसको बनाने की, तब जाके पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे पोजीशन में। खालिद साहब ये फरमाइएगा कि आप बार बार चाइना का जिक्र कर रहे हैं, तो अब तो चाइना ने तो इस टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर ली है कि सोलर टाइल्स भी आ गई हैं। तो आप समझते हैं कि CPEC का जो पार्ट 2 है उसमें पाकिस्तान में भी कोई इस तरह की इंडस्ट्री डेवलप हो कि सोलर टाइल्स और ये बैटरीज यहाँ सिर्फ असेंबल ही ना हो चीज़ें, बल्कि प्रॉपर यहाँ पे बने और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करें और अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकें? जी बिल्कुल, देखें जो CPEC का फेज़ 2 है वो है ही बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है। अब वो दौर गया कि जब स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स थे। अब जो डिमांड की बेसिस पे या सप्लाई की बेसिस पे डिसीजन होंगे वही कारआमद होंगे। साथ साथ में आपका जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है उसकी भी एक बड़ी अच्छी बुनियादी शिक्षा है कि आपने मुकामी इंडस्ट्री को चाइना के ताउन के साथ जो है वो फरोग देना है। तो अगर इस तरीके से चाइना के साथ निगोशिएट किया जाता है जियो इकोनॉमिक्स को देख के तो एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी। साथ साथ में मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में सोडियम आयन बैटरीज का भी जिक्र करता हूं। देखें लिथियम की जो माइनिंग है वो बड़ी मुश्किल है, उसके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, उस पर आपको बड़ा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जो सोडियम है उसके ज़खायर पाकिस्तान में बड़े ज़्यादा भी हैं। अगर आप उसकी बुनियाद पे चाइना की CATL के साथ उन्होंने अभी बड़ी कामयाबी हासिल की सोडियम आयन बैटरी की एफिशिएंसी में, तो अगर उसके ताउन के साथ पाकिस्तान में कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगता है सोडियम आयन बैटरीज का या आगे चल के लिथियम आयन बैटरीज का, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अच्छा डॉक्टर खालिद अली साहब, अगर आप लिथियम बैटरी से मुतालिक बात करें, एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि गुज़श्ता माह यानी जुलाई में लिथियम बैटरीज की दरामदात $88 मिलियन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई और 2 साल कबल पाकिस्तान हर $1 की लिथियम बैटरी दरामद के मुकाबले में $80 तक $85 के सोलर पैनल्स दरामद करता था। जुलाई 2026 की बात की जाए तो ये फ़र्क कम होकर अब $2.5 रह गया। इतने कम अरसे में दरामदी रुझानात में इतनी बड़ी तब्दीली की क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा।
देखिए बैटरी की इंपोर्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, सोलर की शायद अब कुछ प्लेटो कर जाए क्योंकि काफ़ी सारा इंपोर्ट कर लिया गया है, लेकिन अच्छा। जो बैटरी है वो इंक्रीज करेगी। और अब हमें देखना भी है कि किस तरीके से, चूंकि आगे ईवी का रेवोल्यूशन भी आ रहा है तो उसके लिए भी आपको बैटरीज चाहिए। तो पाकिस्तान कहीं ऑयल की अपनी इंपोर्ट को सब्सिट्यूट ना कर दे विद ईवी बैटरीज या आपकी जो लिथियम बैटरीज हैं, तो साथ साथ में मैन्युफैक्चर करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो इनकी रिसाइकलिंग है या जो इनकी सर्कुलर इकोनॉमी है बैटरीज की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जब बैटरीज आज से 5, 6, 7, 8, 10 साल बाद जब वापस आएंगी मार्केट में, तो क्या उसको रिसाइकल किया जा रहा होगा? क्योंकि बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट है जो 80 to 90% जो है वो रिसाइकलेबल होता है और उसकी 2 to 3 हाफ लाइफ्स भी होती हैं। तो अगर आप उसको एज अ जंक जो है वो वापस चाइना भेज देते हैं और वो दोबारा से रिसाइकल करके पाकिस्तान को नई बैटरी बेचते हैं, तो वो जो उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो खराब होगी। तो पाकिस्तान को एट द सेम टाइम एक सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ बैटरी इकोनॉमी भी जो है वो बनानी है पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान उसको रिसाइकल करके मैन्युफैक्चर कर सके। तो अगर ये सारा कुछ CPEC 2.0 में होता है और अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होता है, तो शायद अगले 5 से 6 साल में पाकिस्तान एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप कर लेगा जो शायद सिर्फ पाकिस्तान की मांग पूरी ना करे बल्कि शायद एक्सपोर्ट भी कर सके ठीक है। बैटरीज को। मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग पर भी ज़ाहिर है पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए ताकि एक इंडस्ट्री जो है डेवलप की जा सके। इस नहज पर सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खालिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।